हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th NCERT हिस्ट्री की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहे अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने पारंपरिक खानाबदोश चरवाहे समुदायों के लिए जाना जाता है? तटीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, शहरी केंद्र, वर्षा वन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चरवाहे समुदायों का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर कृषि के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। तो दिए गए विकल्पों में पठारी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर पारंपरिक खानाबदोश चरवाहे समुदाय पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। दूसरा प्रश्न है, चरवाहे अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस गतिविधि पर निर्भर करते हैं? कृषि, मछली पकड़ना, पशुपालन, औद्योगिक कार्य। चरवाहों की जो मुख्य गतिविधि है वो पशुपालन होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। तीसरा प्रश्न है, पशुपालन शब्द का अर्थ है फसलों की खेती, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना, जानवरों का पालन और चराना, शहरी केंद्रों में व्यापार और वाणिज्य। देखिए, पशुपालन का अर्थ होता है जानवरों का पालन और उनको चराना। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। चौथा प्रश्न है, मासाई समुदाय एक चरवाहा खानाबदोश जनजाति है जो निम्न में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। मासाई चरवाहा समुदाय जो है ये पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में चरवाहों द्वारा पाला जाता है? हाथी, सूअर, बतख, भेड़। देखिए, चरवाहे शुष्क क्षेत्रों में भेड़ और बकरियों को पालते हैं। अधिकांशतः इनके द्वारा भेड़ों को पाला जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। छठवां प्रश्न है, चरवाहे निम्नलिखित की तलाश में मौसमी प्रवास के लिए जाने जाते हैं? सोना और कीमती धातुएं, खेती के लिए उपजाऊ भूमि, पानी और ताजा चारागाह, मूल्यवान कलाकृतियां। चरवाहे जो हैं अपने पशुओं के लिए चारा के लिए या उनके चरागाह के लिए प्रवास करते हैं। तो ये जो है पानी और ताजा चारागाह की खोज में मौसमी प्रवास करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। सातवां प्रश्न है, मौसमी प्रवास के दौरान चरवाहों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुंच, मनोरंजन के विकल्प खोजने में कठिनाई, बसे हुए समुदायों के साथ भाषा संबंधी बाधाएं, उनकी पारंपरिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण। देखिए, जिस समय जो चरवाहे हैं अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में जब जाते हैं और कुछ महीनों के बाद जब लौट कर आते हैं तो कई बार क्या होता है, उनका जो चरागाह क्षेत्र होता है उस पर कई बार कब्जा वगैरह हो जाता है या फिर वहां पर अतिक्रमण हो जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उनकी पारंपरिक चरागाह भूमि पर अतिक्रमण। आठवां प्रश्न है, पारंपरिक चरागाहों के पतन के पीछे मुख्य कारण क्या है? सरकारी सहायता और संरक्षण, बदलते पर्यावरण के अनुकूल होना, भूमि और संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शहरी जीवन शैली को प्राथमिकता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो चरवाहा हैं वो कम क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है, जो चरागाह वाली भूमि है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भूमि और संसाधनों के लिए जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, इसकी वजह से पारंपरिक चरवाहों का पतन हो रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। नौवां प्रश्न है, निजी उपयोग के लिए सार्वजनिक चरागाह भूमि को घेरने की प्रथा को किस रूप में जाना जाता है? बाड़बंदी, निर्वाह खेती, वनोन्मूलन, सतत कृषि। देखिए, निजी उपयोग के लिए जो सार्वजनिक चरागाह है, इस भूमि को घेरने की जो प्रक्रिया होती है या प्रथा होती है, इसको बाड़बंदी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, कुछ मामलों में चरवाहे अपनी आय को बेचकर पूरा करते हैं? हस्तशिल्प और वस्त्र, आधुनिक गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक्स, खनिज संसाधन और रत्न, कृषि मशीनरी और उपकरण। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चरवाहे जो हैं पशुपालन के साथ साथ हस्तशिल्प और हाथों से वस्त्र बुनने का काम भी करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 11वां प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए
चरवाहों को कुछ क्षेत्रों से बाहर रखने की सरकार की नीति को किस रूप में जाना जाता है? वन रोपण, विस्थापन, भूमिक्षरण, संरक्षण प्रेरित विस्थापन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार ने जो वन नीति बनाई है, उस नीति के तहत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चरवाहों की एंट्री निषेध है। तो यहां पर संरक्षण प्रेरित जो विस्थापन है ये यहां पर होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 12वां प्रश्न है, अपनी खानाबदोश जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध बकरवाल समुदाय कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? अमेजन वर्षा वन, सहारा रेगिस्तान, हिमालय, साइबेरियाई टुंड्रा। देखिए, बकरवाल जो खानाबदोश समुदाय है ये हिमालय के जम्मू कश्मीर रीजन में पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस संगठन ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चरवाहे समुदायों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD। देखिए, चरवाहों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 14वां प्रश्न है, ऐसे लोग जो किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में यहां से वहां घूमते रहते हैं कहलाते हैं घुमंतु, आदिवासी, प्रवासी, अन्वेषक। देखिए, ऐसे लोग जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं बल्कि अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ में ये घूमते फिरते रहते हैं, ये घुमंतु कहलाते हैं। घुमंतु लोगों को खानाबदोश भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 15वां प्रश्न है, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहां रहते हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो हैं भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग सर्दी में कहां रहते थे? शिवालिक की पहाड़ियों पर, कश्मीर घाटी, अरावली पर्वत पर, गंगा के मैदान में। देखिए, जब पहाड़ों पर सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो पहाड़ों के ऊपर मौजूद जो घास के मैदान होते हैं वो भी बर्फ के नीचे दब जाते हैं। ऐसे में ऊपर की तरफ रहने वाले जो समुदाय हैं वो नीचे घाटियों में उतर आते हैं। तो गुज्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग हैं इस सर्दी के मौसम में कश्मीर की घाटी में आ जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 17वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? गुज्जर बकरवाल, गद्दी, किन्नौरी, भोटिया। देखिए, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को गुज्जर बकरवाल कहा जाता है। गद्दी और किन्नौरी जो हैं हिमाचल प्रदेश के चरवाहे हैं। भोटिया जो हैं उत्तराखंड के चरवाहे हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 18वां प्रश्न है, हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदायों में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं। ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं। ये लोग चरवाहे समुदाय के लोग हैं। उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहां पर पहला वाला सही है। ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं और ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं। इस सर्दी और गर्मी के हिसाब से स्थान ये बदलते रहते हैं। इसके अलावा ये चरवाहे समुदाय के लोग हैं। यहां पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है, हिमालय के चलवासी चरवाहे अपने साथ कौन से जानवर रखते हैं? ऊंट तथा गाय, गाय तथा भैंस, भेड़ तथा बकरियां, याक तथा गधे। देखिए, हिमालय के चरवाहे जो हैं अपने साथ भेड़ और बकरियां रखते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 20वां प्रश्न है, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवरों को अधिकांशतः पालते हैं? भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, भैंस। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अधिकांशतः भेड़ बकरियों को पालते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन पहाड़ों के चरवाहे समुदाय हैं? गुज्जर, गद्दी, भोटिया और शेरपा। देखिए, यहां पर ये सभी समुदाय जो हैं पहाड़ों के चरवाहे समुदाय हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खानाबदोश चरवाहों को परिभाषित करता है? वे ग्रामीण जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वे लोग जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी स्थान नहीं है।
वे चरवाहे जो अपने झुंड के लिए चरागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वे लोग जो आनंद के लिए कई स्थानों पर जाते हैं। देखिए, वे चरवाहे जो अपने झुंड के लिए चरागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, खानाबदोश चरवाहे कहलाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 23वां प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर जाते हैं? बुग्याल, भाबर, गंगा मैदान, अरावली पर्वत। देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुज्जर चरवाहे हैं ये गर्मियों के मौसम में बुग्याल वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बुग्याल जो हैं पहाड़ों पर घास के मैदान होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 24वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे गर्मियां कहां बिताते हैं? भावर हैं, कश्मीर घाटी में, लाहौल और स्पीति में, तराई में। देखिए, गद्दी चरवाहे जो हैं ये गर्मियां जो हैं अपनी लाहौल और स्पीति में बिताते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, चरवाहे कहां पाए जाते हैं? पठार, मैदान, रेगिस्तान, उपरोक्त सभी। देखिए, चरवाहे जो हैं ये पहाड़ में, पठार में, मैदानों पर, रेगिस्तान में, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न है, बुग्याल किसे कहते हैं? महाराष्ट्र के मध्य पठार में अर्धशुष्क क्षेत्र, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, गढ़वाल और कुमाऊं की तलहटी के नीचे शुष्क वन क्षेत्र, दलदली तटीय क्षेत्र। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम को चुनें। खानाबदोश आबादी की पहचान करना और उसे नियंत्रित करना आसान था। औपनिवेशिक अधिकारियों को सभी चरागाह भूमि अनुत्पादक लगती थी। खानाबदोशों को आपराधिक जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों को खानाबदोश लोगों पर संदेह था। यहां पर आपको कोई एक ऑप्शन ऐसा चुनना है जो कि इनमें तीन में से अलग है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नज़र में जो चरगाहे थे वो अनुत्पादक थे, क्योंकि चरगाहों से किसी प्रकार का उन्हें रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता था। इसके अलावा खानाबदोशों को औपनिवेशिक सरकार ने 1871 का जो जनजातीय अधिनियम है उसके तहत अपराधी घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर आपका सी वाला भी सही है। चूंकि चरवाहे जो थे एक स्थान पर टिक कर रहते नहीं थे, ये चलते फिरते रहते थे, तो ब्रिटिश अधिकारी इनको संदेह की दृष्टि से देखते थे। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। यहाँ पर ए वाला जो है गलत है, चूंकि ये लोग किसी एक स्थान पर फिक्स होकर रहते नहीं थे, घूमते फिरते रहते थे, इसलिए इनकी पहचान करना और इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं था। जबकि यहाँ लिखा है ये आसान था। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है गलत है और ये यहाँ पर विषम ऑप्शन है। तो सही आंसर है आपका ए वाला। 28वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों और जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवालों के जीवन के कौन से पहलू समान हैं? दोनों का मौसमी आवागमन का चक्र समान है। वे सर्दियां शिवालिक पर्वतमाला की निचली पहाड़ियों पर बिताते हैं। वे अप्रैल में गर्मियों के चरागाहों के लिए फिर से ऊपर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। उपरोक्त सभी। देखिए, दोनों का जो मौसमी आवागमन चक्र है ये समान है। इन दोनों सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। ये सर्दियां जो हैं शिवालिक पर्वतमाला की जो निचली पहाड़ियां उनमें बिताते हैं। वे अप्रैल में गर्मियों के चरागाहों के लिए फिर से पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी के सभी जो हैं पहलू समान है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 29वां प्रश्न है, भारत के चरवाहों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चरवाहे, राज्य या देश, किन्नौरी, हिमाचल प्रदेश, भोटिया, उत्तराखंड, शेरपा, नेपाल, गुज्जर बकरवाल, पंजाब। देखिए, किन्नौरी चरवाहा समुदाय जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। भोटिया जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं। शेरपा जो है नेपाल, इसके अलावा उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। जबकि गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, न कि पंजाब में। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमालय का चरवाहा समुदाय नहीं है? भोटिया, रायका, शेरपा, किन्नौरी। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी ये सभी हिमालय के चरवाहा समुदाय हैं। जबकि रायका जो है राजस्थान के थार डेजर्ट का एक चरवाहा समुदाय है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है
बी वाला। 31वां प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में कहाँ जाते हैं? बुग्याल, कश्मीर घाटी, भाबर, कच्छ का रण। देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुज्जर चरवाहे हैं ये सर्दियों के सीजन में भाबर प्रदेश में आ जाते हैं, क्योंकि भाबर प्रदेश के जो जंगल होते हैं इनसे मिलने वाली घास इनके पशुओं का पेट भरती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 32वां प्रश्न है, गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहां पर व्यतीत करते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों पर, लाहौल और स्पीत, कश्मीर घाटी, अरावली पर्वत। देखिए, यहां पर पूछा गया सर्दी के मौसम में, ना कि गर्मी के मौसम में। तो ये लोग जो हैं, गद्दी समुदाय के जो लोग हैं, ये अपना सर्दी के मौसम में शिवालिक की पहाड़ियों पर आ जाते हैं, और जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो ये लाहौल और स्पीत में चले जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 33वां प्रश्न है, हिमालय के ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना, लानोस, बुग्याल, कैंपोस। हिमालय के ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित जो घास के मैदान हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 34वां प्रश्न है, गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है? बुग्याल, भाबर, मंडप, तराई। देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास जो सूखे या शुष्क जंगल का इलाका है ये भाबर प्रदेश कहलाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, गद्दी किस राज्य का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है? गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश का एक चरवाहा समुदाय है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 36वां प्रश्न है, बुग्याल में मिलने वाले रिंगल क्या हैं? पहाड़ी बांस, चट्टानी संरचनाएं, मंडप, फलदार वृक्ष। देखिए, बुग्याल में मिलने वाले रिंगल पहाड़ी बांस हैं। तो यहाँ के जो चरवाहा समुदाय हैं इन रिंगल और यहाँ पर मिलने वाली घास का प्रयोग करके गुज्जर मंडप का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 37वां प्रश्न है, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है रायका, धंगर, गोल्ला, कुरमा। देखिए, महाराष्ट्र का जो महत्वपूर्ण समुदाय जो है ये धनगर समुदाय है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 38वां प्रश्न है, भाबर किसे कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, तटीय मैदान, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, उपजाऊ कृषि क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का जो इलाका होता है इसको भाबर कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 39वां प्रश्न है, धार क्या होते हैं? मैदानों में बाग, ऊंचे पर्वतों में मैदान, तटीय मैदान, शुष्क प्रदेश। देखिए, ऊंचे पर्वतों पर स्थित मैदानों को धार कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 40वां प्रश्न है, धनगर चरवाहे कहां रहते हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। धनगर चरवाहे जो हैं ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 41वां प्रश्न है, धनगर कोंकण क्षेत्र में कब पहुंचते हैं? खरीफ फसल बोए जाने से पहले, जायद फसल की बुवाई के समय, रबी फसल की कटाई के समय, खरीफ फसल की कटाई के बाद। धनगर जो हैं ये कोंकण क्षेत्र में खरीफ फसल की कटाई के बाद पहुंचते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 42वां प्रश्न है, किन किसानों ने धनगरों का स्वागत किया? गुजराती किसान, कोंकणी किसान, कोरोमंडल किसान, मालाबार किसान। देखिए, कोंकण के जो किसान हैं ये धनगरों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इनको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक तो धनगरों के जो जानवर हैं वो इनके खेतों में जो खरीफ की फसल के ठूंठ बच जाते हैं उसको खाकर समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा इनके जानवरों के जो मलत्याग से खेतों को खाद भी मिलती है। तो इसी वजह से कोंकणी जो किसान हैं वो धनगर समुदाय का स्वागत करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है,
महाराष्ट्र के मध्य पठार में धनगरों द्वारा कौन सी फसल बोई जाती है? बाजरा, मक्का, चावल, गेहूं। देखिए, धनगर समुदाय के लोग महाराष्ट्र के मध्य पठार में बाजरा की खेती करते हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 44वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के धनगरों पर कौन सी मौसमी हलचलें प्रभाव डालती हैं? ठंड और हिमपात, जलवायु संबंधी गड़बड़ी, सूखा और बाढ़, मानसून और शुष्क मौसम। धनगरों पर मानसून और शुष्क मौसम का प्रभाव पड़ता है। मानसून के सीजन में ये लोग कोंकण वाला जो क्षेत्र है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी जो भेड़ें होती हैं या फिर जो भेड़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश वाले सीजन को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो जब मानसून का सीजन आता है तो ये लोग महाराष्ट्र के मध्य पठार पर आ जाते हैं, और जैसे ही सूखा आता है वैसे ही ये लोग फिर से कोंकण प्रदेश में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 45वां प्रश्न है, धनगरों के वार्षिक आवागमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे मानसून के दौरान मध्य पठार में रहते हैं, मानसून खत्म होने के बाद वे कोंकण क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, मानसून की शुरुआत के साथ वे कोंकण छोड़ देते हैं, उपरोक्त सभी। यहां पर देखिए, पहला वाला सही है। ये मानसून के दौरान मध्य पठार में रहते हैं, क्योंकि मानसून के दौरान जो मध्य पठार है इस पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली रहती है, यहाँ पर प्रॉपर वनस्पतियाँ बनी रहती हैं। मानसून खत्म होते ही जैसे ही शुष्क ऋतु स्टार्ट होती है वैसे ही ये लोग कोंकण क्षेत्र की ओर पलायन कर जाते हैं, और जैसे ही मानसून आता है फिर से ये लोग कोंकण छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन धनगर चरवाहों के संबंध में सही नहीं है? धनगर झुंड रबी की फसल की ठूंठ खाते थे, वे रबी की फसल में मदद करते थे, चरवाहों को चावल की आपूर्ति मिलती थी, वे मानसून की शुरुआत के साथ पठार पर लौट आते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, धनगर लोग जो हैं इस शुष्क सीजन में कोंकण क्षेत्र में जाते हैं, और जिस समय वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर खरीफ का सीजन एंड होता है, तो खरीफ की फसल के ठूंठ वहाँ पर खेतों में बच जाते हैं। तो इनके जानवर जो होते हैं वो खरीफ की फसलों के ठूंठ को खाकर समाप्त करते हैं, ना कि रबी की फसल के ठूंठ को। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोग खरीफ की फसल के ठूंठ बचते हैं उनको खा के समाप्त कर देते हैं। साथ ही इनके जानवर जो मलत्याग करते हैं उनसे खेतों को खाद मिलती है, तो ऐसे करके ये लोग रबी की फसल में मदद करते हैं। इन लोगों को कोंकण के जो किसान हैं वो चावल की आपूर्ति करते हैं। ये लोग मानसून की शुरुआत के साथ ही कोंकण क्षेत्र छोड़कर मध्य पठार में लौट आते हैं। तो यहाँ पर ए वाला गलत है, तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से समुदाय आंध्र प्रदेश के घुमंतू चरवाहे नहीं हैं? रायका, गोल्ला, कुरबा, कुरमा। रायका जो है राजस्थान का चरवाहा समुदाय है, जबकि गोल्ला, कुरबा, कुरमा जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के घुमंतू चरवाहे समुदाय हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 48वां प्रश्न है, गोल्ला समुदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गोल्ला, कुरबा और कुरमा समुदाय जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। तो गोल्ला समुदाय के लोग जो हैं कर्नाटक में रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 49वां प्रश्न है, गोल्ला समुदाय के लोग ज़्यादातर किस पशु को पालते थे? भेड़ बकरी, ऊंट भेड़, घोड़ा गधा, गाय भैंस। देखिए, गोल्ला समुदाय के लोग ज़्यादातर गाय भैंस को पालते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 50वां प्रश्न है, कुरमा और कुरबा समुदाय के लोग ज़्यादातर किस पशु को पालते थे? भेड़ बकरी, ऊंट भेड़, घोड़ा गधा, गाय भैंस। जहाँ पर गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस को पालते थे, वहीं कुरमा और कुरबा समुदाय के लोग भेड़ बकरी को पालते थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 51वां प्रश्न है, गोल्ला, कुरमा और कुरबा समुदाय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे, वे जानवरों की देखभाल के साथ साथ दूसरे काम धंधे भी करते थे, ये सर्दी गर्मी के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, सूखे महीनों में वे तटीय क्षेत्रों की तरफ चले जाते थे। देखिए, यहाँ पर पहला वाला सही है, ये जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे, ये जो है जानवरों की देखभाल के साथ साथ छोटे मोटे काम धंधे भी करते हैं।
यहाँ के जो समुदाय हैं वो सर्दी गर्मी के हिसाब से नहीं बल्कि सूखा और मानसून के हिसाब से अपना स्थान चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला सही है। सूखे महीनों में ये तटीय इलाकों की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही वाला आंसर है वो है सी वाला आंसर। 52वां प्रश्न है, मानसून और शुष्क मौसम के हिसाब से कौन सा चरवाहा समुदाय प्रवास करता था? गोल्ला, शेरपा, भोटिया, गद्दी। यहां पर मानसून और शुष्क मौसम की बात हो रही है, न कि सर्दी गर्मी की। तो मानसून और शुष्क मौसम के हिसाब से गोल्ला, कुरमा और कुरवा समुदाय के लोग प्रवास करते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में बंजारे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उपरोक्त सभी। बंजारा समुदाय जो है इन सभी राज्यों में पाया जाता है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 54वां प्रश्न है, 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसिस बुकानन ने किस समुदाय का दौरा किया था? गोल्ला, कुरमा, कुरवा, रायका। फ्रांसिस बुकानन ने अपने मद्रास दौरे के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 55वां प्रश्न है, बंजारे कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पंजाब, राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र। बंजारा समुदाय जो है मेघालय में नहीं पाया जाता है, बाद बाकी इन राज्यों में पाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 56वां प्रश्न है, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। रायका समुदाय के लोग राजस्थान राज्य में रहते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 57वां प्रश्न है, रायका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते हैं? गाय, भैंस, ऊंट, बकरी। रायका समुदाय के लोग ज्यादातर ऊंट को पालते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 58वां प्रश्न है, रायकाओं का कौन सा समूह ऊंट चराता था? मारू, मालधारी, कुरमा, कुरवा। रायकाओं का जो मारू समूह था, जिसको मारू रायका कहा जाता है, ये ऊंट चराता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 59वां प्रश्न है, मारू रायका कौन सा पशु चराते थे? बकरी, ऊंट, भेड़, भैंस। मारू रायका जो है ये ऊंट चराते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 60वां प्रश्न है, मालधारी चरवाहे किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। मालधारी चरवाहे जो हैं गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, वहीं पर इनका निवास है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 61वां प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? 1861, 1881, 1891, 1871। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम जो है ये 1871 में पारित किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 62वां प्रश्न है, चरवाहों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण चरागाहों पर अत्यधिक चराई का क्या परिणाम हुआ? चरागाहों की गुणवत्ता में गिरावट आई, इससे पशुपालन में गिरावट आई, अकाल के दौरान बड़ी संख्या में अल्पपोषित मवेशी मारे गए, उपरोक्त सभी। जब अंग्रेजों ने वन कानून बना दिए और इसके तहत चरवाहों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, तो मजबूरी में चरवाहों को किसी एक क्षेत्र में रहकर ही अपने जानवरों को चराना पड़ा। तो ऐसे करके किसी एक क्षेत्र में ही जानवरों की जो संख्या थी वो ज़्यादा बढ़ गई। जानवरों की संख्या बढ़ने से चरागाहों की जो गुणवत्ता थी उसमें गिरावट आई। चूंकि वहाँ पर अब पशुओं के लिए वनस्पति उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, तो ऐसे में कई पशु जो थे, यानी यहाँ पर हजारों की संख्या में जो पशु थे, वो भुखमरी के शिकार हुए और मर गए। तो कहीं ना कहीं इससे पशुपालन में गिरावट आई। और जब जब अकाल पड़ा है तो अल्पपोषित पशु जो हैं वो मर गए हैं। यहाँ पर ये सभी जो विकल्प हैं, सभी जो परिणाम है सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 63वां प्रश्न है, चरवाहों को किसके लिए कर देना पड़ता था? चरागाह के लिए, जंगलों में रहने के लिए, जानवरों की संख्या पर, उपरोक्त सभी। चरवाहों को जो है चरागाह के लिए,
जंगलों में रहने के लिए और जानवरों की संख्या पर भी कर देना पड़ता था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 64वां प्रश्न है, 1947 के विभाजन ने चरवाहों को कौन सी नदी के किनारे जाने से रोक लगा दी थी? सिंधु, गंगा, यमुना, कावेरी। 1947 से पहले जो रायका समुदाय के लोग थे वो सिंधु के प्रदेश तक चले जाते थे, लेकिन जब 1947 में देश का विभाजन हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खिंच गई। इसकी वजह से रायका समुदाय के लोग अब इस बॉर्डर को पार नहीं कर सकते थे और सिंधु प्रदेश में नहीं जा सकते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी सिंधु। 65वां प्रश्न है, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिभूमि विकास नियम कब से लागू किए गए थे? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के अंत में। औपनिवेशिक सरकार ने जो है 19वीं सदी के मध्य में प्रतिभूमि विकास नियम लागू किए थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 66वां प्रश्न है, सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना कब आरंभ किया? 1880, 1890, 1870, 1860। देखिए, सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना 1880 में स्टार्ट किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 67वां प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन में लागू प्रतिभूमि विकास नियमों के अनुसार गैर खेतिहर भूमि पर कब्जा कर उसे चुनिंदा व्यक्तियों को दे दिया गया। इस जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया। कुछ व्यक्तियों को नए साफ किए गए क्षेत्रों में गांव का मुखिया बना दिया गया। उपरोक्त सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, औपनिवेशिक जो शासक थे ये चरवाहा भूमि को अनुत्पादक मानते थे। इनका मानना यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती का विस्तार होगा तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने क्या किया है, गैर खेतिहर भूमि पर कब्जा करके उसे जो है अपने जो चुनिंदा व्यक्ति हैं, इनके जो खास लोग हैं, उनको सौंप दिया है और उन्हें जो है उनसे ये वादा किया है कि आप इसको खेती के लायक बना दोगे तो हम आपको कुछ ना कुछ और लाभ देंगे। तो इस जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए उन्हें बढ़ावा दिया है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को नए साफ किए गए क्षेत्रों में गांव का मुखिया बना दिया गया है। यहां पर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 68वां प्रश्न है, चरवाहों पर औपनिवेशिक शासन में पारित वन अधिनियम के प्रभावों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कीमती लकड़ी वाले जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया। संरक्षित जंगलों में चरवाहों को चरवाही का पारंपरिक अधिकार दिया गया। आरक्षित वनों में वे परमिट लेकर जा सकते थे। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी। देखिए, यहां पर पहला वाला सही है। औपनिवेशिक शासन में वन अधिनियम पारित करके जो कीमती लकड़ी वाले जंगल थे, जिनमें सागौन और साल की लकड़ी वाले जंगल थे, इनको आरक्षित घोषित कर दिया गया। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। वहीं जो संरक्षित जंगल हैं, इनमें चरवाहों को चरवाही का पारंपरिक अधिकार तो दे दिया, लेकिन अन्य बंदिशें भी लगा दी। आरक्षित वनों में किसी प्रकार की एंट्री यहां पर नहीं दी गई थी। तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। डी वाला सही है। जंगल में चरवाहों के प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से फिक्स होती थी और उसी नियत समय के लिए वो लोग उसमें रह सकते थे। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है सी वाला। 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात चरवाहों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? चरागाह भूमि में वृद्धि, चरागाहों का खेतों में रूपांतरण, वन कानून का अधिनियमन, चरवाही कर। देखिए, चरागाह भूमि में वृद्धि जो है ये सकारात्मक प्रभाव डालती है, ना कि नकारात्मक, यानी एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। जब एक चरागाहों का खेतों में रूपांतरण, वन कानून का अधिनियमन, चरवाही कर, ये सभी चीज़ें जो है नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 70वां प्रश्न है, खानाबदोश जनजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता क्यों होती है? मौसमी परिवर्तन, चरागाह की तलाश में, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, उपरोक्त सभी। देखिए, इसको अगर आप लोग केवल और केवल चरागाह के पर्पज से देखेंगे तो यहां पर आपको केवल एक ऑप्शन दिखेगा, लेकिन इसको अगर आप गहनता से देखेंगे तो यहां पर आपको सभी तीनों ऑप्शन सही दिखाई देंगे और वास्तव में यहां पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो मौसमी परिवर्तन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी शुष्क मौसम है, कभी मानसून का मौसम है, उसके अकॉर्डिंग इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। दूसरा है चरागाह की तलाश में, क्योंकि एक ही स्थान पर रहने पर जो वहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसे चरागाह की तलाश में भी जाते हैं।
इसके अलावा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देखिए, एक समय एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहेंगे तो वहाँ की जो घास या वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं खत्म हो जाएंगी, और लंबे समय तक वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ की जो वनस्पतियों की जो गुणवत्ता है वो गिर जाएगी। तो पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 71वां प्रश्न है, वन अधिनियमों के माध्यम से देवदार या साल जैसी लकड़ी पैदा करने वाले कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया। इसका क्या मतलब था? वे चरवाहों के लिए आरक्षित थे, किसी भी चरवाहों को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी, केवल कुछ विशेष चरवाहे समुदायों को ही इन तक पहुंचने की अनुमति थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों ने जो है देवदार और साल जैसी लकड़ी वाले जो कुछ जंगल थे उनको आरक्षित घोषित कर दिया था। इसका मतलब ये था कि इसमें किसी भी चरवाहे को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 72वां प्रश्न है, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा आबादी कहां रहती है? अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा आबादी जो है अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अफ्रीका के चरवाहा समुदायों का गठन करता है? बेदुइन्स, बर्बेड्स, बोरान, मासाई, सोमाली, तुर्काना। गोल्ला, कुरमा, कुर्बा, धनगर, रायका, गुजर बकरवाल, भोटिया, किन्नौरी, शेरपा। देखिए यहाँ पर बेदुइन्स, बर्बेड्स, बोरान, मसाई, सोमाली, तुर्काना जो है ये सभी समूह जो है अफ्रीका के चरवाहा समुदाय हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है? मासाई, सोमाली, धनगर, बोरान। धनगर जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य का चरवाहा समुदाय है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 75वां प्रश्न है, मासाई अफ्रीका के किस भाग में रहते हैं? पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। देखिए मासाई खानाबदोश चरवाहे जो हैं ये पूर्वी अफ्रीका रीजन में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 76वां प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका कहां तक फैला हुआ था? सारा मुस्तल के उत्तर में सूडान से इथियोपिया तक, कालाहारी मुस्तल से दक्षिण अफ्रीका तक, उत्तरी कीनिया से तंजानिया तक। देखिए औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका जो है उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 77वां प्रश्न है, मासाई का क्या अर्थ है? मेरी जमीन, मेरे लोग, मेरा घर, योद्धा लोग। मासाई का अर्थ होता है मेरे लोग। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 78वां प्रश्न है, मासाई समाज कितनी सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था? 4, 2, 3, 5। मासाई समाज जो है 2 सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था, जिसमें वरिष्ठ जन थे और दूसरा योद्धा जन थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 79वां प्रश्न है, पूर्व औपनिवेशिक काल में मसाई समाज किन सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था? वरिष्ठ जन और योद्धा, पुजारी और योद्धा, कृषक और उद्योगपति, शासक और किसान। देखिए मसाई समाज जो है ये 2 सामाजिक श्रेणियों में डिवाइड था, इसमें वरिष्ठ जन और योद्धा शामिल थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 80वां प्रश्न है, काओकोलैंड के खानाबदोश पशुपालक किस देश से संबंधित थे? जाम्बिया, मोरक्को, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। देखिए काओकोलैंड के जो खानाबदोश पशुपालक हैं ये नामीबिया देश से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 81वां प्रश्न है, मासाई योद्धाओं में कौन शामिल थे? वृद्धजन, नौजवान, बच्चे, महिलाएं। मासाई योद्धाओं में नौजवान शामिल थे जो कि अपने समुदाय को प्रोटेक्ट करते थे, युद्ध लड़ते थे और अन्य कबीलों से जानवरों को जीत कर लाते थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 82वां प्रश्न है, मासाई समाज में कौन पारंपरिक गहरे लाल रंग के शुका और चमकीले मोतियों वाले आभूषण पहनते हैं और स्टील की नोक वाला भाला रखते हैं? योद्धा, बुजुर्ग, शासक, स्त्रियां। देखिए यहां पर योद्धा जो हैं ये पारंपरिक गहरे लाल रंग के शुका और चमकीली मोतियों के आभूषण पहनते हैं और स्टील की नोक वाला भाला रखते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 83वां प्रश्न है,
मसाई लैंड को दो बराबर हिस्से कब किए गए? 1875, 1885, 1895, 1905। देखिए मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से जो हैं 1885 में किए गए थे, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 84वां प्रश्न है, कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मासाई समुदाय में किसका था? वरिष्ठ जन, योद्धा, ए और बी दोनों का, स्त्रियों का। मासाई कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य जो है ये योद्धाओं का था, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 85वां प्रश्न है, वरिष्ठ जन का मासाई समुदाय में क्या कार्य था? लड़ाई, पशुचारण, विचार विमर्श करना, कबीले की सुरक्षा करना। जो वरिष्ठ लोग थे उनका काम विचार विमर्श करना था, समय समय पर सभाएं करना था और प्रशासन चलाना था, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 86वां प्रश्न है, उत्तरी कीनिया से तंजानिया तक फैले घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता था? दोआब क्षेत्र, मासाई लैंड, तांगानिका, कीनिया। इसे जो है मासाई लैंड के नाम से जाना जाता था, तो आंसर है आपका यहां पर बी वाला। 87वां प्रश्न है, 1885 में मासाई लैंड को दो बराबर भागों में बांटकर किसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई? कीनिया और तांगानिका, कीनिया और इथियोपिया, कांगो और अंगोला, अंगोला और बोत्सवाना। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 1890 के दशक तक आते आते अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों पर यूरोप के लोगों ने आकर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो इसी क्रम में जो कीनिया वाला हिस्सा था उस पर ब्रिटिश का और तांगानिका वाला जो हिस्सा था उस पर जर्मन का कब्जा हो गया था। तो इन दोनों ने मिलकर जो 1885 में एक बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींच दी है। तो ऐसे करके कीनिया वाला हिस्सा जो है ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में चला गया है और तांगानिका वाला हिस्सा जो है जर्मन के नियंत्रण में चला गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 88वां प्रश्न है, मासाई लैंड के विभाजन के परिणाम स्वरूप मासाई लोगों ने कितनी प्रतिशत भूमि खो दी? 10%, 25%, 35%, 60%। जब मासाई लैंड का विभाजन हो गया है उसके परिणाम स्वरूप मासाई लोगों ने करीब 60% भूमि जो है खो दी थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 89वां प्रश्न है, सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, केन्या, नामीबिया। देखिए सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान जो है तंजानिया में स्थित है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 90वां प्रश्न है, सांबुरू नेशनल पार्क कहां स्थित है? केन्या, इथियोपिया, नाइजीरिया, कांगो। सांबुरू नेशनल पार्क जो है ये केन्या में स्थित है, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 91वां प्रश्न है, तांगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? 1916, 1917, 1918, 1919। जैसा कि मैंने आपको बताया था तांगानिका पहले जो है ये जर्मन ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा था, यानी ये हिस्सा जो है जर्मन ईस्ट अफ्रीका बोला जाता था। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध जर्मनी हार गया है उसके बाद इस पर ब्रिटिशर्स ने नियंत्रण कर लिया है। ये जो है 1919 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 92वां प्रश्न है, तांगानिका ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? 1961, 1962, 1963, 1964। तांगानिका ने स्वतंत्रता जो है 1961 में प्राप्त की थी, तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 93वां प्रश्न है, 1964 में तांगानिका का जंजीबार में विलय के बाद इसे क्या नाम दिया गया? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, अंगोला। देखिए 1964 में तांगानिका का जंजीबार में विलय कर दिया गया है, उसके बाद ये तंजानिया कहलाया है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 94वां प्रश्न है, अम्बोसेली नेशनल पार्क कहां स्थित है? सूडान, केन्या, नामीबिया, जिबूती। देखिए अम्बोसेली नेशनल पार्क जो है ये भी केन्या में ही पड़ता है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 95वां प्रश्न है, मासाई मारा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? सूडान, नामीबिया, जिबूती, केन्या। मासाई मारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी केन्या में ही है, तो आंसर है आपका डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि अब आपको किसी प्रकार के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर
वहाँ से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।